गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग लाइव में पढ़ाई में एंजॉय करे होंगे। आज है 18 मार्च 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस बात करते हैं, आज है पूरे वीक का फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे यानी कि मंडे। तो मंडे को हम लोग क्या करते हैं, पूरे एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई को करते हैं। अगर कोई भी इंसान जो कि स्टडी कर रहा है इस समय या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मोटिवेशन आपको खुद से ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब को आपको ही हासिल करना है। तो वो भी आपके अंदर से ही आनी चाहिए मोटिवेशन, क्योंकि ये आपके लिए है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरे वीक का यहाँ पे आपको टारगेट डिसाइड कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरे वीक को लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूंगी कि अगर आपने टारगेट डिसाइड नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग अपने टारगेट को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सामने आप लोग चाहें तो चिपका सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने पूरे वीक को लेके चलिएगा। सो बात करेंगे यहाँ पर हम लोग आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, यानी कि 18 मार्च 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होंगे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ यहाँ पे हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके को। वीडियो क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आप लोगों को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे हिट कर दे जाना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो है उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है 19 मार्च 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 अप्रैल 2024 को 18वीं लोकसभा के गठन के लिए कितने चरणों के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि अभी हमारे देश में यानी कि मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन मतलब कि होने वाले हैं। तो ये अगर हम लोग पूरे तरीके से देखें कि जो कि 2024 है, वो पूरे विश्व में ही कई ऐसे देश है जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं और कई जगह पर हो भी चुके हैं। तो इस साल बोल सकते हैं कि इलेक्शन ईयर है। तो अब हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में भी मार्च से लेकर अप्रैल में आपको देखने को मिलेंगे पूरा का पूरा माहौल कैसा बन गया है, इलेक्शन का बन गया है। ठीक है, तो इसके लिए बात की जा रही है कि जो कि हमारी 8वीं बोल सकते हैं, जो कि 18वीं लोकसभा है, उसके गठन के लिए हम लोग जो कि आम चुनाव होंगे, उसमें कितने चरणों में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, 7 चरणों में इस साल जो कि आयोजन हो रहा है। किसका? हमारे यहाँ पे जो आम चुनाव होने हैं, जो कि लोकसभा के हैं। तो आप सभी को पता है लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, या फिर हम बोले कि हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं, वो बोल सकते हैं कि बिल्कुल एक अच्छा खासा कार्यक्रम होता है ना। इसमें जो कि सभी जन लोगों को शामिल किया जाता है, सभी लोग अपना मत देते हैं और एक अच्छी सरकार को चुनने की कोशिश की जाती है। तो इसके ऊपर आपको देखना है कि पूरे के पूरे ये 7 स्टेप यानी कि 7 चरणों में होने वाला है, आपको ये याद रखना है। आइए बात करें इससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो आपको आप सभी को पता है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जिनका नाम है राजीव कुमार। इनके द्वारा भी हाल ही में घोषणा कर दी गई है कि जो कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए 7 चरणों में आम चुनाव कराए जाएंगे। तो जो कि 16 अप्रैल 2024 को इसका बेसिकली आपको याद रखना है, ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ आपके हम लोग बात करें यहाँ पर, जो कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी गई है। इनमें 4 राज्यों के विधान सभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होने की बात की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे दोनों लोकसभा और विधानसभा दोनों के दोनों एक साथ ही चुनाव किए जाएंगे। वहीं इस चुनाव में बात करें तो चुनाव आयोग के साथ ही इसमें 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। इसी के साथ लोकसभा और राज्यसभा में चुनावों के नतीजे जो कि आपको 4 जून 2024 को घोषित कर दिया जाएगा रिजल्ट, कि लोकसभा में और राज्य का जो विधानसभा है वहां पे जो भी चुनाव होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को कब मिलेगा, तो 4 जून को देखने को मिलेगा 2024 में। वहीं 2019 में अगर हम बात करें तो 2019 में गठित वर्तमान की जो कि 17वीं लोकसभा है, इसका कार्यकाल जो कि 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि 4 जून को रिजल्ट को घोषित हो जाएगा और 5 जून को आपको देखने को मिलेगा कि क्या रहता है रिजल्ट। और फिर देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है बहुमत से। तो इसके ऊपर सभी का फोकस रहने वाला है। ठीक है, वहीं बात करें तो भारत में चुनाव आयोग के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभाओं के लिए वीटो की गिनती को जो कि 4 हो सकते हैं कि वोटों की गिनती को जो कि 4 जून से लेकर बदलकर क्या कर दी गई है, 2 जून 2024 कर दिया गया है। इन दोनों राज्यों की बात करें जहां पर विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून को ही समाप्त हो जाएगा, वह अन्य राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून माह में समाप्त होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से कहां पर काम चल रहा है।
इसी के साथ देखने को मिलेगा जो कि लोकसभा में आपको कितने निर्वाचित सदस्य देखने को मिलते हैं, तो 543 आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें से 2019 में हम बात करें जो कि पिछले संसदीय चुनावों में भाजपा के द्वारा 543 सीटों में से 303 सीटें जीतने की मतलब कि जीती गई थी। और जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के द्वारा बोल सकते हैं कि पूरे 543 सीटों में से 52 सीटें ही मिल पाई थी। लोकसभा चुनाव की बात करें जो कि लगातार 2 बार से जीत हासिल कर रहा है कौन, बीजेपी की सरकार कर रही है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसे रफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो कि पीपीटी जो कि आप लोगों को प्रोवाइड की जाए तो वहाँ पे आप लोगों को कोई समस्या ना आए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे 2024 के आम चुनाव के मतदाता की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 18 वर्ष से लेकर या उससे अधिक आयु के जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको, जो कि आपके आने वाले चुनाव है, लोकसभा के चुनाव की बात करें, वहां पर भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार लगभग 97 करोड़ लोग इस बार जो कि चुनाव में मतदान करने के लिए बोल सकते हैं कि एलिजिबल हो गए हैं। इसी के साथ 1.8 करोड़ मतदाता इसमें शामिल हुए हैं जो कि अभी हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं या फिर पहली बार वोट डालने के पात्र हुए हैं। तो ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने यह भी कहा है जो कि 85% जो कि 85 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता हैं उनको घर से मतदान देने की अनुमति की गई है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा यहीं पर जो कि राजीव कुमार जी के द्वारा बताया गया है कि सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल होगा और शौचालय जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधा को भी उपलब्ध कराई जाएगी इस साल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को फैक्ट याद रखना है क्योंकि डेटा भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं अब आदर्श आचार संहिता लागू के बारे में। ये चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि आदर्श आचार संहिता स्वतः ही लागू हो जाती है, जो कि 16 मार्च 2024 से अब जो कि तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव परिणाम अधिसूचित नहीं कर दिए जाते, तब तक आपको देखने को मिलेगा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता जो कि भारत में चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाता है। इसमें दिशा निर्देश की एक श्रृंखला होती है जिसको उनको मद्देनजर रखते हुए अपना काम करना होता है। आदर्श आचार संहिता जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी प्रतियोगिता के लिए समान अवसर प्रदान करने का ये सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसी के साथ देखने को मिलेगा आदर्श आचार संहिता जो कि पहली बार केरल विधानसभा में 1960 में लागू की गई थी। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा 1962 में लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार देश भर में लागू कर दिया गया था। तो दोनों ही यहाँ पे आपको फैक्ट याद रखने हैं, कब पहली बार लागू हुआ था और कब पूरे भारत में लगाया गया था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 1962 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला ड्रैगन फायर लॉन्च किया है, तो ड्रैगन फायर फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है किस देश के द्वारा, तो याद रखिएगा ये किया गया ब्रिटेन के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रिटेन ने अभी हाल ही में अपने देश का पहला ड्रैगन फायर को लॉन्च कर दिया गया है। तो ब्रिटेन ने अभी हाल ही में ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन, जिसे आप लोग बोल सकते हैं LDEW का सफल परीक्षण किया गया है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये कम लागत में दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को रोकने के लिए अपना क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। इसी के साथ स्कॉटलैंड में जनवरी में हुए प्रदर्शन में हवाई खतरे को निशाना बनाने और उसे नष्ट करने में लेजर की सटीकता प्रदर्शित करने में ये सक्षम हुआ है, जो कि वायु रक्षा प्राधिकरण बोल सकते हैं कि प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक संभवत गेम चेंजर के रूप में आपको कार्य करता हुआ दिखाई देगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ड्रैगन फायर आपको क्या देखने को मिला है, एक लेजर डायरेक्टर एनर्जी के बारे में ये काम करता है, एक प्रकार का ये वेपन है जो कि क्या करेगा, ये आपको देखने को मिलेगा ये हवा से ही खत्म करने का काम करेगा, जो कि कम समय में करने वाला है और कम लागत भी इसका मेन फैक्टर देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में परोपकार कार्य के लिए किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। तो आपको देखने को मिलेंगे कौन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रतन टाटा आपको देखने को मिलेंगे जिनको अभी हाल ही में परोपकारी कार्य के लिए इन्हें क्या दिया गया है, तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम है रतन टाटा को मुंबई में उनके परोपकारी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड
अवार्ड जिसका अगर हम नाम की बात करें जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। इनमें उन व्यक्तियों के लिए इस पुरस्कार से नवाजा जाता है जिनके द्वारा समाज में सामाजिक कल्याण और उनके मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित करता है। तो उन्हीं को बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया है? जिनका नाम है मैथ्यू वेड। तो मैथ्यू वेड की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इनके द्वारा प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है, जिनकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। अभी बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की तो अभी हाल ही में मैथ्यू वेड के द्वारा जो कि शेफील्ड शील्ड फाइनल के बाद इनके द्वारा प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया गया है। ये 36 वर्ष के हैं मात्र, और जो कि विकेट कीपर और बल्लेबाजी के द्वारा इनके द्वारा भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी कि पार्थ में जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनके द्वारा तस्मानिया का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने 166वें प्रथम श्रेणी के मैच के बाद इस प्रारूप से अलविदा लेने के लिए कह दिया गया था ना। तो मैथ्यू वेड का आपको नाम याद रखना है। ये एक कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि इंडिया का फर्स्ट बोल सकते हैं कि पहला अपाचे स्क्वाड्रन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा जोधपुर में किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो पश्चिमी सीमा पर भारत की रक्षा की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना के द्वारा 15 मार्च 2024 को जोधपुर में अपाचे AH-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टर से सुसज्जित अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को स्थापित कर लिया गया है। 6 अपाचे हेलीकॉप्टर से युक्त इस स्क्वाड्रन जो कि संचालन भारतीय सेना के एविएशन कोर के द्वारा किया जाना है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान में 22 आपको अपाचे AH-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहे हैं। इसी के द्वारा स्क्वाड्रन जो कि का गठन की बात करें तो ये भारतीय सेना विमानन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी और बोइंग के अधिकारियों के साथ साथ अन्य वरिष्ठ भारतीय सेना के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। वहीं भारत सरकार ने इसे 2018 में भारतीय सेना के उपयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से 6 अतिरिक्त अपाचे AH-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का बोल सकते हैं कि अनुबंध किया था जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। इन हेलीकॉप्टरों को मई 2024 में भारत आने की संभावना है। वहीं शुरुआत में ये हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस में उतरेंगे और फिर इसे जोधपुर में तैनात कर दिया जाएगा। तो इसकी तैयारी अभी से ही आपको देखने को मिलेगा, कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कहां पर किया गया है, राजस्थान और जोधपुर। आपको पर्टिकुलर नाम याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि शामिल करने की बात करें तो सेना के एविएशन कोर में आधुनिकीकरण की पहल का एक हिस्सा होगा। इसमें एविएशन कोर में पिछले साल जो कि आपको मिशमारी असम में अपना पहला प्रचंड स्क्वाड्रन स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। वही भारत के द्वारा अपने निर्मित स्वदेशी प्रचंड और हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कि 20 मिमी बुजुर्ग गन, 70 मिमी रॉकेट सिस्टम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस रहेगा। अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर जिसे हवा में टैंक भी कहा जाता है, इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित विश्व के सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है। हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति की बात करें जो कि 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E उन्नत नाइट विजन सिस्टम से सुसज्जित होता है। ये 1 मिनट में 138 लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों से लैस होता है। इस हेलीकॉप्टर में जो कि AGM 114 हेल फायर एंटी टैंक मिसाइलों से भी लैस है, जिसे टैंक जैसे बोल सकते हैं कि वक्त कर बंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है, सिक्योरिटी और डिफेंस से संबंधित है। ये वाला आप लोगों को देखना पड़ेगा क्वेश्चन। तो इन सभी बातों ये बात करते हैं यहाँ पे भारतीय सेना उड्डयन निगम के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी कोर और भारतीय सेना में सबसे नवीनतम कोरों में से एक देखा गया। और इसकी स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1986 को की जाती है, जो कि भारतीय सेना के एक एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी, जो कि भारतीय तोपखानों का एक हिस्सा थी। वहीं आधुनिक युद्ध क्षेत्र में इंडियन आर्मी एविएशन कोर की भूमिकाएं जो कि आपको देखने को मिलेगी टोही और अवलोकन
हितों और निकासी, इसके साथ निचले हिस्सों में भार लेने जैसे सहायता करने या फिर युद्ध खोज या फिर बचाव करने या फिर मानवीय सहायता करने या फिर आपदा रहित संबंधित करने का काम करता है। कौन? भारतीय सेना का उड्डयन निगम। इसी के साथ ये एयरबोर्न जो कि कमांड पोस्ट और संचार रील स्टेशन के रूप में भी कार्य करता है। यह उग्रवादी या फिर आतंकवाद के विरोध अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ भी देखने को मिलेगा। सैन्य हेलीकॉप्टर सैन्य ऑपरेशन की सफलता में एक महत्वपूर्ण उपकरण बने रहे हैं और तेजी से विकसित हो रहे हैं ताकि तकनीकी के साथ इनकी महत्ता और अधिकता को बढ़ाया जा सके। आर्मी एविएशन कोर का आदर्श वाक्य क्या है? तो सुवेग और आपको देखने को मिलेगा सुवेग और सुदृढ़ आपको देखने को मिलेगा, ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने परिवारों के लिए पंजीकरण कराया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का भी पंजीकरण करा दिया गया है। किसमें? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, जो कि 16 मार्च 2024 को अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक पोस्ट डाला गया और उसमें बताया गया है, सूचना दी गई है कि 1 करोड़ से अधिक परिवार जो कि पीएम सूर्य घर में मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया है इसमें कि असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में ये योजना के तहत 5 लाख से अधिक पंजीकरण किए गए हैं। वहीं पीएम सूर्य गृह मुफ्त बिजली योजना जो कि आपको देखने को मिलेगी, ये एक उल्लेखनीय है कि पहली बार अंतरिम केंद्रीय बजट में 2024 में भी इसकी बोल सकते हैं कि चर्चा किया गया, जिसके तहत इसमें केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इसे औपचारिक रूप से इस योजना की शुरुआत कर दी गई। वहीं पीएम सूर्य घर बिजली जो कि मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो कि छत पर स्थापित की जाने वाली एक सौर परियोजना है, जो कि इसमें घरेलू निवासियों को अपने घर की छत पे सौर पैनल में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की गई है। और ऐसे देखा गया है कि अभी यहाँ पर लोगों के द्वारा बहुत से लोगों के द्वारा अपनी छत पर ही सोलर पैनल को स्थापित किया गया है और इनके द्वारा यहाँ पर अगर कोई भी परिवार का ऐसा मतलब कि कोई भी ऐसा घर ऐसा करता है तो उन्हें जो कि प्रति माह में 330 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, ऐसी बात कही गई है इस योजना में। तो ये इसका मेन जो कि देख सकते हैं उद्देश्य रखा गया है। सरकार ने इस योजना में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का भी प्रस्ताव रखा है। जो कि अब बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रोत्साहन की, जो कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत परिवार को अपने घर के छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार के द्वारा 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर सिस्टम को स्थापित करने के लिए सौर इकाई लागत 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सौर इकाई की स्थापना के लिए लागत उसकी 40% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सब्सिडी में अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता तक ही सीमित रहेगा। वहीं बैंक आवासीय छत पर 3 किलोवाट तक की क्षमता सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए आपको देखने को मिलेगा मुफ्त, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कम ब्याज और ऋण देने का भी काम करेगा। ठीक है। इसी के साथ बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भी तय किया गया है रिपो रेट, जो कि इसमें कितना देखने को मिलेगा, इसमें 0.5% से अधिक इसमें दर ऋण प्रदान की जाएगी। कोई भी अगर पर्सन क्या करता है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि अपने छत की घर पर क्या लगाता है, सोलर पैनल को स्थापित करता है, तो इसके प्रोत्साहित करने के लिए ये काम किए गए हैं सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में वुमेन प्रीमियम लीग ट्रॉफी 2024 किसने जीता है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा वुमेन प्रीमियम लीग 2024 को जीत लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा जीते गए, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। आइए बात करें बैकग्राउंड फॉर्मेशन की, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मैग लेनिंग महिला प्रीमियम लीग, जो कि 2023 में 9 मैचों में से 345 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है। इनका नाम है मैग लेनिंग। ठीक है, इसी के साथ इसमें बात करें इनके द्वारा रन का औसत कितना रहा, तो 49.20 आपको देखने को मिलेगा इसमें औसत रहता है, एवरेज रहा है इनका। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की हैं जिनका नाम है मैग लेनिंग, जिनके द्वारा WPL के उद्घाटन संस्करण के दौरान ऑरेंज कैप की विजेता रही हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, जो कि आपको याद रखना है, RCCB ने अपना पहला डेब्यू जो कि WPL खिताब जीतने के लिए DC के साथ यानी कि दिल्ली
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यहाँ पे 140 रन का आसान लक्ष्य रखा गया और इनके द्वारा ये लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। वहीं इसमें आपको देखने को मिलेगा आरसीबी के द्वारा स्पिन आक्रमण की शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके जरिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी के रूप में अपनी पहली ट्रॉफी हासिल करने में मदद मिली है। किन्हें? तो आरसीबी यानी कि रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, इसमें बात करें नई, अब ये कहाँ पर हुआ है, तो वुमेन्स प्रीमियम लीग की बात करें कहाँ हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में भारत की महिला प्रीमियम लीग 2024 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के साथ रहा, जिसमें से अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स के 8 मैचों में से 6 जीत के साथ लीग की तालिका में शीर्ष पर रही, वही फाइनल में प्रवेश किया गया। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन जीत लिया है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। आइए बात करें यहाँ पर कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे मिला है, तो जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं, तो इन्हें बेसिकली ऑरेंज कैप मिला है। इनका नाम है श्रियंका पाटिल, है ना। श्रियंका पाटिल की बात करें तो 2024 में WPL की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट लिए गए हैं इनके द्वारा पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट, यानी कि सबसे ज्यादा 13 विकेट लिए गए हैं, तो इन्हीं को ही पर्पल कैप दिया गया है। ये याद रखिए इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है श्रियंका पाटिल और ये कौन सी टीम से है, तो आरसीबी टीम से है। वहीं ऑरेंज कैप की बात करें तो किन्हें दिया गया है, ये भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की है। इनका नाम है एलिजे पैरी, जो कि इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो महिला प्रीमियम लीग जो कि 2024 में 9 मैचों में कुल 341 रन बनाकर अग्रणी रन स्कोर के रूप में उभरी है, तो सबसे ज्यादा रन इनके द्वारा बनाए गए हैं। कि क्या नाम है इनका, एलिसे पैरी है, जिन्हें ऑरेंज कैप दिया गया है, जिन्हें पर्पल कैप दिया गया है, उनसे सबसे ज्यादा विकेट लिए गए हैं। तो दोनों चीजों को याद रखना है और दोनों के दोनों सेम टीम है, यानी कि आरसीबी से हैं ये। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो अभी हाल ही में परोपकारी कार्य के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसी, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। छोटा सा काम करना, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। बाय बाय गाइस एंड